नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कम्पिटिटिव क्लास में। जहां अभी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि आरवीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई खान सर की थर्ड बुक एडिशन है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, इसके पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान जो है, तो उससे हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं। इसके पहले भी 3 वीडियो मैंने जीवों का वर्गीकरण पर बनाया है, कृपया आप लोग उसे देखें। और आज हमारा क्लास 4 है। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसे मैंने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा है और इसका पीडीएफ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, कोशिका कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की इकाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन की इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की इकाई कोशिका को कहते हैं और यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और कैसे की थी? तो क्वेरकस सुवेर नामक पादप की छाल से, जिसे कॉर्क भी कहा जाता है, उसमें सबसे पहले उन्होंने कोशिका को देखा था। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और कॉर्क के द्वारा, अर्थात क्वेरकस सुवेर नामक पादप की छाल में सबसे पहले उन्होंने कोशिका को देखा। और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने। प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। किसमें? तो पानी की बूंद में व लार में। ठीक है, पानी की बूंद व लार में ल्यूवेन हॉक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। और प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा एग्जाम के व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका रेमी के तंतु की होती है। वहीं अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका रेमी के तंतु की होती है। अगर मनुष्य में बात की जाए तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, जो कि हमारे किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यह सबसे लंबी कोशिका होती है और यही एक कोशिका है जिसका कि पुनर्संयोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो ये अंडाणु है। अंडाणु किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ओमेन में पाया जाता है। ठीक है, ओमेन में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका अगर हम लोग बात करें तो वो है शुक्राणु, स्पर्म। और ये किस में पाया जाता है? तो जेंस या मेल में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। द्वितीय अगर छोटी कोशिका की बात की जाए तो आरबीसी में जो कोशिका पाई जाती है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कोशिका होती है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लीडन, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, और स्वान, जो कि एक जंतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो
हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की इकाई भी कहा जाता है। इनके खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्वेरकस सुवेर नामक पादप की छाल में देखा था। सबसे पहले कोशिका को, प्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने पानी की बूंद में व लार में देखा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C.P. स्वानसन। सबसे लंबी कोशिका रेमी का तंतु, सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। वहीं यदि अगर मनुष्य में बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु अर्थात ओवम और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु अर्थात स्पर्म होती है। और द्वितीय सबसे छोटी कोशिका RBC की होती है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन वनस्पति वैज्ञानिक व स्वान जो कि जंतु वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। वहीं पादप कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और वहीं पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में भोज्य पदार्थों का संचयन किसमें होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये मैंने पिछले वीडियो 3 में भी बताया था कि भोज्य पदार्थ का संचयन जंतु कोशिका में किसमें होता है? ग्लाइकोजन में होता है, जबकि पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका कार्य क्या है? तो कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका को निश्चित आकार या आकृति प्रदान करना यह किसका कार्य है या किसके द्वारा संभव हो पाता है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा। और कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज या पिक्टिन की बनी होती है। तो ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज या पिक्टिन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में समझ गए। अब आगे देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसकी खोज हैक्सले ने की थी। जीव द्रव्य की खोज हैक्सले ने की थी, लेकिन जीव द्रव्य का नाम कौन दिया था? पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था। जीव द्रव्य की खोज हैक्सले ने की थी और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य में लगभग 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य हो गया कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। और इसकी खोज हक्सले ने की थी और इसका नामकरण पुरकिंजे ने दिया था। इसमें लगभग 80% जल पाया जाता है। देखिए यही जीव द्रव्य है कि यदि इसका 1% भी अगर सूख जाता है तो हमें प्यास लगती है, और यदि 10% अगर इसका सूख गया तो
हमारा कहानी ख़त्म। ठीक है, और ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। अब आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी मिल ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का एटीपी मिल कहा जाता है, कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल, कोशिका के भीतर कोशिका, और ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि पावर हाउस ऑफ द सेल या एटीपी मिल ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसमें ऊर्जा संचित होती है। और एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। एक एटीपी अगर टूटता है तो इससे 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल, कोशिका के भीतर कोशिका और कोशिका का ऊर्जा घेरा कहा जाता है। और इसमें ऊर्जा एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। और एक एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद आता है गोल्जी काय। ठीक है, कोशिका के भीतर पाया जाता है एक गोल्जी काय। इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है, अर्थात सेल अर्थात कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। और सभी कोशिकाओं की माँ भी गोल्जी काय ही कहलाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन, वसा, पाचक रस, अग्न्याशयी रस, ये इन सबों का ये स्राव करता है। ठीक है, तो कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। सभी कोशिकाओं की माँ गोल्जी काय को कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? तो प्रोटीन, वसा, पाचक रस या अग्न्याशयी रस, इन सभी का ये स्राव करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी ड्यूब ने की। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने की थी। इन्होंने चूहे की लीवर कोशिका अर्थात यकृत कोशिका किसकी? तो चूहे की लीवर कोशिका से की थी। तो डी ड्यूब ने किसकी खोज की थी? तो डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज की थी और चूहे की यकृत कोशिकाओं से की थी। कोशिका को क्या कहा जाता है? तो कोशिका को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी ड्यूब ने की थी। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज कैलाडे ने की थी और इसका नामकरण पैलेडे ने रखा था। खोज कैलाडे और नामकरण पैलेडे ने किया था। यह आरबीसी को छोड़कर सभी जीवित कोशिका में उपस्थित होता है। तो आरबीसी में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो राइबोसोम आरबीसी में अर्थात रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कणिका में आरबीसी उपस्थित नहीं होता है। और आरबीसी उपस्थित नहीं होता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। वहीं कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं इंजन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? कैलाडे ने। और इसका नामकरण किसने रखा था? पैलेडे ने। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। 70S प्रकार का जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि में पाया जाता है। जबकि 80S प्रकार का जो होता है यह यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। ठीक है, 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य की अगर बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य
राइबोसोम करता है और इसी कारण से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। वहीं कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए, इसके बाद आता है लवक। ठीक है, लवक की खोज हैकल ने की थी। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधों के रंगहीन भाग जैसे जड़ वगैरह में या भूमि के अंदर जो तना होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे फल में, फूलों में या परागन में, ये सब में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार का वर्णक होता है। पहला होता है कैरोटीनाइड और दूसरा क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण खुद से करता है और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो लवक के बारे में देखें कि लवक की खोज हैकल ने की थी। ये लवक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भूमिगत तना या जड़ में अर्थात रंगहीन पौधों के रंगहीन भाग में पाया जाता है। वहीं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये पौधों के रंगीन भाग में जैसे फूलों में, फलों आदि में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है इसमें वर्णक, एक कैरोटीनाइड और एक क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है? क्वांटोसोम कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ वर्णक हैं कि किस पौधों के किस भाग में कौन सा वर्णक पाया जाता है, उसे देख लेते हैं। देखिए, पौधों के भाग पत्ती में, पत्ती का कलर क्या रहता है? हरा, तो इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? बीटानिन के कारण होता है। हल्दी का पीलापन, हल्दी का जो पीलापन होता है वो कुरकुनिन के कारण होता है। हल्दी का पीलापन कुरकुनिन के कारण होता है। बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब फूल का लाल रंग जो है वो इरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है। फूल का लाल रंग इरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है। पौधों का पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुनिन के कारण। बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण। फूल का लाल रंग इरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है। सेब का जो मैरून रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है और बैंगन का बैंगनी रंग भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। और सेब का मैरून रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का पीला या नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। आम का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। आम का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। वहीं गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। वहीं सेब का भी मैरून कलर किसके कारण होता है? वो एंथोसाइनिन के द्वारा ही होता है। लेकिन गाजर का अगर पीला रंग कहा जाए तो वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण और लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। अब पपीता का पीला रंग कैरिकाक्सिन के कारण, कैरिकाक्सिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। अब फल का नीला या बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। देखिए, बैंगन का भी बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और फल का भी नीला या बैंगनी रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, फूल का लाल रंग इरिथ्रोसाइनिन के कारण, लेकिन सेब का मैरून रंग एंथोसाइनिन के कारण। इसे एक बार और देख लेते हैं।
कि पत्ती का हरा रंग पर्णहरित के कारण, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुनिन के कारण, बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण, फूल का लाल रंग इरिथ्रोसाइनिन के कारण, सेब का मेहरून रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर का पीला या नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण, आम का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, पपीता का पीला रंग कैरिक्साक्थिन के कारण और किसी भी फल का नीला या बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लवक को भी देख लिया कि कौन सा वर्णक पौधों के किस भाग में पाया जाता है। अब एक बार इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोशिका कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है और इसे जीवन की इकाई भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्वेर्कस सुवेर नामक पादप की छाल जिसको कॉर्क कहते हैं उसमें देखा था। प्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने पानी की बूंद में व लार में की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो ए.के. शर्मा को कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सी.पी. स्वानसन को कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका रेमी का तंतु, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है। वहीं अगर मनुष्य के शरीर में कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म को कहते हैं। अंडाणु मादा में और शुक्राणु नर में पाया जाता है। द्वितीय छोटी कोशिका आरबीसी में होती है। ठीक है। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था तो सिलिडन जो कि वनस्पति वैज्ञानिक है व स्वान जो कि जंतु वैज्ञानिक है, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला है हम लोग देखें कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है जबकि पादप कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में भोजन का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है जबकि पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसी के कारण जो है कोशिका को एक निश्चित आकार या आकृति मिलता है। पादप में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु में पॉलीसेकेराइड की, कवक में काइटिन की और शैवाल में सेलुलोज या पिक्टिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। आगे देखें जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जीवित पदार्थ होता है। इसकी खोज हेक्सले ने की थी लेकिन नाम पुरकिंजे के द्वारा रखा गया था। इसमें लगभग 80% जल पाया जाता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी मिल ऑफ सेल, कोशिका के भीतर कोशिका या कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। एक एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला देखें हम लोगों ने गोल्जी काय के बारे में। कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है और सभी कोशिकाओं की माँ भी गोल्जी काय कहलाती है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन, वसा, पाचक रस, अग्न्याशी रस, इन सभी का ये स्राव करता है। आगे हम लोगों ने देखा कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने की थी। उन्होंने चूहे की यकृत कोशिकाओं से लाइसोसोम की खोज की थी। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है या सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज क्लाडे ने की थी और इसका नामकरण पैलेडे ने रखा था। आरबीसी को छोड़कर जितनी भी जीवित कोशिका है सभी में राइबोसोम उपस्थित होता है
और इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S प्रकार का, दूसरा होता है 80S प्रकार का। जो 70S प्रकार का होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है यह यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। आगे हम लोगों ने लवक के बारे में देखा। लवक की खोज किसने की है? तो हकल ने की। लवक 3 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन भाग में पाया जाता है पौधे के, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन भागों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट हरे भागों में पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार का वर्णक होता है। एक होता है कैरोटीनाइड और दूसरा होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल में प्रोटीन का संश्लेषण यह स्वयं कर लेता है और इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। अब देखिए पौधों के किस भाग में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो पौधों की पत्ती में जो हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुनिन के कारण होता है। बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण। फूल का लाल रंग एरिथ्रोसाइनिन के कारण। सेब का मेहरून रंग एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का पीला या नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। आम का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। पपीता का पीला रंग कैरेक्साथिन के कारण। फल का नीला या बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने आज कोशिका का चैप्टर देखा जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 था। इसके पहले भी मैंने 3 और लेक्चर बनाए हैं जिसमें कि जीवों का वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग इसे ज़रूर देखें, इसकी सारी वीडियो को देखें। इसमें मैं पूरे बायोलॉजी को कवर करूंगा जो कि खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का पूरा फुल्ली नोट्स है। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और मैं ये हमेशा मंडे टू फ्राइडे, जैसा मैंने कहा है कि मंडे टू सैटरडे मैं डेली ये सीरीज लाऊंगा। इसके साथ ही मैं एडुटेरिया का जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे भी जाकर देखें। और इसके साथ ही मैं ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी शुरू करने जा रहा हूं और आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। और ये मैं पर डे आपको जो है 6:30 बजे शाम में वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने जो भी दोस्त हैं, ज़रूरतमंद दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप उसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।